नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे पहले सावन की झड़ी स्मार्ट सिटी चौपट पड़ी। सावन के पहले सोमवार को देवभूमि उत्तराखंड में तेज बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में भारी जल भराव भी देखने को मिल रहा है और सड़कें अब नदियों में तब्दील हो गई हैं। आलम तो ये है कि कई कई घंटों का जाम राजधानी देहरादून समेत तमाम जनपदों में देखने को मिल रहा है। तो वहीं सोमवार से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। ऐसे में तमाम कांवड़ियों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में तेज बारिश के बाद हुए जलभराव के बाद लोगों के घरों और दुकानों में सड़कों का पानी घुस गया, जिससे लोगों का लाखों रुपयों का सामान पानी में बर्बाद हो गया। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया और साथ ही अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं देहरादून में हुए भारी जलभराव के बाद विपक्ष ने एक बार फिर से स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का यह आरोप है कि स्मार्ट सिटी के कामों की वजह से देहरादून का जो स्वरूप है वो बिगड़ चुका है और अब इसका कोई भी लाभ प्रदेश की जनता को नहीं मिला है अब तक। विपक्ष का आरोप है कि स्मार्ट सिटी में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में सावन के पहले सोमवार से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। बड़ी संख्या में भोले के भक्त उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इस दौरान प्रदेश में तेज बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर देखने को मिला है। एक ओर जहां पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। आलम यह है कि कई घंटों का जाम राजधानी देहरादून समेत तमाम जनपदों में देखने को मिल रहा है। तो वहीं सोमवार से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। ऐसे में तमाम कांवड़ियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 22 तारीख जुलाई की हो गई है और पास्ट 24 आवर्स में कुमाऊं रीजन में अच्छी रेन मिली है। इसके साथ साथ देहरादून में भी जो हैवी रेन है वो मिली है आपकी मौकमपुर में। और अगर बात करें जो है कुमाऊं क्षेत्र की, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश आपको सामा में मिली है, जो कि करीब वेरी हैवी में है, 125 mm है। और इसी तरह जो वेरी हैवी रेन है उसमें बंगापानी है, बनबसा है। बनबसा में आज भी जो है 98 mm जो है रेनफॉल मिली है, तो हैवी रेन है। और कल वहाँ पे जो है वेरी हैवी, एक्सट्रीमली हैवी तक भी वो मिल गई थी। अगर वो 4-5 घंटे के रेन लेते हैं तो एक्टिविटी वहाँ कंटिन्यूसली थोड़ी चली रही है। तो अभी भी जो रेड वार्निंग उसको तो हालांकि हमने कम किया कि थोड़ी एक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट में उसको अभी भी कुमाऊं क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि अगर मैं आज बात करूं 22 तारीख को, तो नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और इसी तरह अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे पिथौरागढ़ और बागेश्वर, इनको आज हमने ऑरेंज में रखा हुआ है और कल भी ऑरेंज में रखा हुआ है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखें कि हैवी या वेरी हैवी रेन्स जो है अभी भी आज और कल भी जो है वो मिलेगी कहीं कहीं पर। तो इस राजधानी देहरादून में तेज बारिश के बाद हुए जलभराव के बाद लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों का लाखों का सामान पानी में खराब हो गया। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा भी लिया और साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं देहरादून में हुए भारी जलभराव के बाद विपक्ष ने एक बार फिर स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों की वजह से देहरादून का स्वरूप बिगड़ा है और इसका कोई लाभ प्रदेश की जनता को नहीं मिला। विपक्ष का आरोप है कि स्मार्ट सिटी में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है।
देखिए, तो हर वर्ष का है कि मानसून इस समय दस्तक तो देता ही देता है, और जिस प्रकार से हमारी चार धाम यात्रा एकदम सुव्यवस्थित रूप से चली है और अच्छे से चली है, रिजल्ट भी उसका अच्छा आया। और जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा था, पिछले साल का भी रिकॉर्ड अब की बार की हमारी यात्रा तोड़ेगी, वो दिखाई दे रही है और धरातल पर नजर भी आ रही है। तो जिस प्रकार से एकदम सुचारू रूप से हमारी चारों धाम यात्रा चली है, उसी प्रकार से सुचारू रूप से हमारी कांवड़ यात्रा भी चलेगी। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था और खुद मुख्यमंत्री जी की पैनी नजर हमारे कांवड़ यात्रा के या उस पे बनी हुई है, और लगातार पुलिस की भी मॉनिटरिंग चल रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस और सभी को अनुरोध करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे उत्तराखंड में पधारने पे सभी कांवड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जिस तरीके से सरकार काम कर रही है वो वास्तव में बहुत सोचने की बात है। स्मार्ट सिटी के काम पहली बारिश में, एक दो बारिश में ही जो काम हुए हैं उसका पोल खोलने का काम सरकार एक ही बारिश में उसका पोल खोल दिया है, और सरकार तमाम दावे कर रही है। हमारा तो आरोप है और मानना भी है इस बात को कि आप भी मानते होंगे, देहरादून का जो प्राचीन स्वरूप था, जो स्मार्ट सिटी से बनने से पहले का स्वरूप था, उसको भी गाड़ने का काम सरकार ने किया है। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का टोटली कोलैप्स कर गया, बर्बाद कर दिया गया है। पानी की निकासी कहीं है नहीं, सीवर लाइनें जगह जगह खोद दी गई हैं, सड़कों में गड्ढे बना दिए गए हैं, और सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर निश्चित रूप से देहरादून के स्वरूप को खराब करने का काम कर रही है, और आम आदमी की परेशानियों को बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। कुल मिलाकर राज्य में हुई भारी बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। सावन के पहले सोमवार को एक ओर जहां भोले के भक्त परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देहरादून में हो रहे भारी जलभराव के बाद राज्य में एक बार फिर से स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि मानसून की शुरुआती बारिश में ये हाल है तो फिर आगे क्या परिस्थिति होगी? क्या यही सरकार की तैयारी है? क्या जलभराव ही स्मार्ट सिटी की पहचान बन गई है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है, इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। कमलेश रमन जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और शेषपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। पीसी थपलियाल जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ नेता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है कुलदीप राणा जी। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत हम कमलेश रमन जी के साथ में कर लेते हैं। कमलेश जी, देखिए सावन का पहला सोमवार है, बड़ा अच्छा दिन है और बड़ी पौराणिक मान्यताएं होती हैं, ऐतिहासिक रूप से कह ले, किसी भी तरह से कह ले, आज का दिन बड़ा अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सर, जब पुण्य कमाने के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भक्त घरों से निकले ना, तो सड़कों पर जो हालात थे वो बड़े खराब थे। अब आप बताइए कि इसमें आखिर सरकार रोड़ा क्यों बन रही है? एक तरफ सावन का महीना और दूसरी ओर आम भक्तों के लिए, आम राहगीरों के लिए सड़कों पर इतनी समस्याएं। स्मार्ट सिटी का सपना कहां चकनाचूर हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है, सभी को बधाई देना चाहूंगी कि हमारा सावन लगा और भोलेनाथ जी सभी की मनोकामना भी पूर्ण करें, और जो यात्री हमारे प्रदेश के अंदर आ रहे हैं उनकी यात्रा भी मंगलमय हो। सभी को बधाई, और हमारे जितने भी पैनल में मेरे भाई बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, आप हैं, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। दूसरी बात, आपने कहा कि पहला ही सावन था और स्मार्ट सिटी जो है धराशायी हो गई, पानी भर गया जगह जगह। देखिए, बरसात है और क्योंकि ये कुदरत का जो है एक ऐसा प्रकृति का खुद का एक ऐसा नियम है कि उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ, उसको हम कुछ हद तक ये कम कर सकते हैं कि हमारी जो सड़कें हो, हमारी जो नालियां हो, हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम हो, वो बेहतर से बेहतर हो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी ये कोशिश करी है, चुनाव इससे पहले ही, हमारी बरसात से पहले ही उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि जो हमारे नाले थे, जो हमारी नालियां थी, जो तमाम जहां से हमारा ड्रेनेज सिस्टम बाहर निकलना था, उनको सफाई करने का जो काम उन्होंने किया है, मुझे लगता है कि कुछ हद तक कम से कम शहर के अंदर जो है इसमें निजात मिली है। लेकिन हाँ, जिस वक्त भारी तादाद में बारिश होती है, क्योंकि वो पानी और जो सिस्टम है, हमारा जो नालियों का सिस्टम है, जो सड़क का सिस्टम है, वहां तक जाने में थोड़ा सा
टाइम लग जाता है, इसीलिए वो थोड़ा सा भराव दिखाई देता है एक आध घंटे के लिए। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही सड़कों में और यहाँ बरसात बंद होती है देहरादून के अंदर, सड़क का पानी आधा घंटे कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है कुछ पता नहीं चलता है, वो सीधा ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से नदी में पहुंचने का काम करता है। तो मुझे लगता है काफी बेहतर जो स्मार्ट सिटी के अंदर जो काम हुए थे। आप चक्रोता रोड को देख लीजिए, अगर आप आज से अभी 10 साल पहले की अगर हम बात करें या 8-9 साल पहले की हम बात करें, तो चक्रोता रोड पर इस तरह से पानी भरता था बिंदाल के आसपास कि गाड़ियां नहीं चलती थी और घंटों घंटों का जाम लगता था। राजपुर रोड की अगर ऊपर हम जाने की बात करेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा सर्वे चौक के ऊपर, जहां पे इस समय आपको बिल्कुल चारों तरफ खुला खुला नजर आता है, वहां पर पानी का तालाब भरा रहता था। आप अगर बिंदाल की इधर की तरफ जाना चाहेंगे, अगर हरिद्वार रोड की तरफ, तो आप विधानसभा से पहले देखेंगे, जहां पे विधानसभा से पहले जो ढाल है जहां पर हमारे धरना प्रदर्शनकारी भी रुक जाते हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि पानी कम से कम एक एक दिन भरा रहता था। लेकिन आज जैसे ही बरसात रुकती है 10 से 15 मिनट के बाद वहां पानी नहीं दिखाई देता, सड़क बिल्कुल सूखी नजर आती है। आप अगर अभी पूरे शहर के अंदर घूम के देखेंगे तो कहीं भी आपको पानी का भराव नजर नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन क्योंकि बारिश है और सावन का महीना है और मुझे लगता है कि ईश्वर अब बारिश हमें ज्यादा से ज्यादा दे तो बेहतर है। जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारा संसाधन है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसमें हमारा जो आपदा प्रबंधन का जो पूरा सिस्टम है, जो उन्होंने नंबर दिए हैं कि तुरंत जो है हमें अगर कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी है या पानी की कोई परेशानी आ रही है, किसी के घरों में पानी अगर घुस जाता है, तो यहाँ पर नंबरों पे हमें फोन करने का काम करें। उसमें हमारा नगर निगम है, उसमें हमारा सिंचाई विभाग है, PWD है, तमाम वो ऐसे हमारे महकमे हैं जो इस समय बिल्कुल मुस्तैद तरीके से बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर तरीके से उत्तराखंड की जो हमारी खासकर देहरादून की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा चल रहा है। रही बात पहाड़ों की, तो पहाड़ों में अगर हमारे यहाँ, क्योंकि आपको पता है कि भौगोलिक परिस्थिति के कारण किस तरीके से पहाड़ गिरते हैं, दरकते हैं, और बरसात होती है तो बरसात में और ज्यादा तेजी से वो गिरने का काम होते हैं। लेकिन वहां सरकार ने पहले से पहले ही सड़कों के पास जो है क्रेन और डोजर खड़े किए हैं कि अगर कहीं इस तरह की घटना कहीं घटती है, हमारे पहाड़ दरकते हैं, लैंडस्लाइड होता है, तो उनको हटाने का काम तुरंत जो है वहां का हमारा प्रशासन और शासन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ठीक है। देखिए कमलेश जी, सबसे पहले तो मैं ये नहीं कह रही थी कि किसी भी विभाग की ओर से काम नहीं किया जा रहा। हम तो उस बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे जिस प्रोजेक्ट के तहत आपने तस्वीर बदलने के दावे किए थे। वो तस्वीरें हमें हमारी तस्वीर में नजर क्यों नहीं आती? जब हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं ग्राउंड जीरो पर, तब हमें सड़कें बदहाल व्यवस्था में क्यों नजर आती हैं? ये तो फिर भी कांवड़ यात्रा है, सावन का महीना है, उत्तराखंड में भगवान भोलेनाथ के न जाने कितने मंदिर हैं जहां पर अलग अलग जगहों पर पूरे देश से लोग पहुंचते हैं। आप सोचिए उत्तराखंड का क्या कुछ लेकर आप वो साथ में जाते होंगे, किस तरीके की छवि उत्तराखंड की बनती होगी। इन चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है कमलेश जी, बिल्कुल लौटते आपके पास में। कांग्रेस प्रवक्ता कमलेश रमन जी हमारे साथ में है, उनका रुख कर लेते माफ कीजिएगा, कांग्रेस से हमारे साथ में शीशपाल सिंह बिष्ट जी है। शीशपाल जी, स्वागत आपका भी चर्चा में। शीशपाल जी, बहुत सारे कारण बताए कमलेश जी ने, जो उनका भौगोलिक क्षेत्र है जिस तरीके का, उसका भी हवाला दिया। लेकिन क्या ये ठीक है? उत्तराखंड में क्या लोग अवगत नहीं है कि यहाँ बारिश कब होती है, कितनी होती है? ऐसा तो नहीं कि इस बार हजारों सालों के रिकॉर्ड टूट गए बारिश के, जो पानी भर गया? ये तो हर बार का है ना। देखिए गरिमा जी, मानसून को लेकर के जो चेतावनी हम प्रदेश सरकार को लंबे समय से दे रहे थे और हमारी आशंकाएं मानसून की पहली बारिश से ही जो है सच साबित हुई। मानसून की पहली बारिश में ही राजधानी देहरादून में ही 5 वर्षीय बच्चे की रामलीला ग्राउंड प्रेम नगर में जो है गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। उसी बारिश में जो है एक 16 वर्षीय बच्ची नदी में, बिंदाल नदी में बह गई। और आज के हाल तो ये है, आज की बारिश में मैं स्वयं कारगी चौक से हरिद्वार बाईपास है, जहाँ से आइस मीटिंग के लिए जाते हैं, 2 घंटे आपको वीडियो में देख सकता हूँ, अगर आप कह देंगे जाइए गरिमा जी, आप निकल ही नहीं सकते। सावन में भगवान भोले को जल करके महिलाएं घर से निकल ही नहीं पा रही, जो है गलियां बिल्कुल ताला बंद है। तो ये सीधा सीधा है सिस्टम बिगड़ा, जो
प्रवक्ता जो खूबसूरत तस्वीर अपनी जो है बयानबाजी में पेश की, वो तो धरातल में नजर नहीं आ रही है कि 2 घंटे 1 घंटे जो है बिल्कुल पानी निकल जाता है। लेकिन वार्ड में जाइए, तार बने हुए हैं, जो भराव की समस्या उससे भविष्य में जो है चिकनगुनिया का, मलेरिया का हो गया है। और डेंगू की समस्या से राजधानी में पहले भी क्या हाल थी, गर्मी आपसे भी छुपी नहीं, क्योंकि आपने भी कई दिन उसमें पिछले साल की है। तो ये जो हालत है राजधानी के, उसमें सिटी के लोगों से इतना पैसे खर्चने के बाद भी ये हालत सुधरने चाहिए, लेकिन हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे। और सोशल मीडिया देख लीजिए, तमाम टीवी चैनलों में देख लीजिए, भराव की जो है तस्वीर आई है, रोड नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल नदियों में तब्दील हो गई। आपने करप्शन में भी खतरनाक वीडियो मेरे पास उपलब्ध है। तो ठीक है, ठीक है। देखिए शिषपाल जी, आपकी आवाज कुछ ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम उसको ठीक करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ और मेहमानों के पास में। यूकेडी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ में हैं, पीछे थपलाल साहब। थपलाल जी, यूकेडी ने तो बहुत आंदोलन किए, यूकेडी ने बहुत लड़ाई भी लड़ी, लेकिन सर अब तक तस्वीरें नहीं बदली। आप लगातार चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो सवाल पूछते रहे हैं, लेकिन अभी भी जो तस्वीरें आज निकलकर सामने आई, आज देखिए सोचिए कांवड़ यात्रा चल रही है, बड़े बड़े धाम हैं, 4 धाम हैं सबसे पहले तो, उसके बाद अलग अलग जगहों पर भगवान शिव के मंदिर हैं, लोग जाते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है, न जाने कितनी जगहों से ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां पर सड़कों पर जो हाल है, जो तस्वीर है, वो वाकई में दिखाने योग्य नहीं है। हम अपने स्क्रीन पर दिखा भी रहे, कांवड़ियों ने शिकायत की है कि हमें चलने में दिक्कतें हो रही हैं। अब आप समझिए, एक तरफ आप स्मार्ट सिटी बना रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह हाल देहरादून में भी है। जब लोग यहाँ पर प्रवेश करते हैं, सिर्फ कांवड़ी नहीं, जो आम लोग भी अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रदेशों से पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में, देहरादून पहुंचने से उनकी हालत खस्ता हो जाती है कि आखिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे। ये तस्वीर, ये संदेश क्या उत्तराखंड से जब वापस लौटेंगे दर्शनार्थी, ये तीर्थयात्री, तो यही लेकर जाएंगे उत्तराखंड के बारे में? और जिसे यकीन ना हो वो हमारी स्क्रीन पर तस्वीरों में देख सकता है कि क्या स्थिति है देहरादून स्मार्ट सिटी की। जो तीर्थ यात्री तो इन्होंने बहुत खुश कर रखे हैं नेम प्लेट के नाम पे, जिसमें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन जहां तक यहाँ की व्यवस्था का सवाल है, ये राज्य महिलाओं की कुर्बानी से लिया गया, और वो महिलाएं सुशीला बलूनी के साथ दफन हो गई। और आज की महिलाएं मालूम नहीं क्या अपराध किया होगा इस राज्य ने, वो सारी की सारी आंख मीच कर इस व्यवस्था को सेव कर रही है। सेव, आपने देखा होगा कि अभी पहले जो बोली वही तोते वाली बात, और उनके मुख्यमंत्री की पैनी नजर, फिर सामने जो प्रवक्ता आई वही रिपीट किया कि सब कुछ ठीक ठाक, पानी 2 मिनट में बाहर चले जाता है, और पैनी नजर मुख्यमंत्री की। कभी कभी लगता है कि उस मुख्यमंत्री की पैनी नजर देखने का दिल करता है कि कितनी पैनी नजर होगी, जो पैनी नजर हर जगह रहती है, चाहे वो कहीं भी हो, देश में हो, विदेश में हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड वालाना हो, धर्मांतरण हो, कब्र खोदना हो, कुछ भी हो, उनकी पैनी नजर अकेली काम करती है। और अगर हम उनके प्रवक्ताओं को पूछें कि इससे कंसर्न मंत्री कौन है, तो शायद जवाब नहीं दे पाएंगे। कहां गए वो मंत्री, कहां गए इनकी कार्यदायी संस्थाएं जो आज पूरी मुंह के बल पर गिर गई हैं, जो बेपटरी हो चुकी हैं। अगर मैं बात करता हूं स्मार्ट सिटी की, तो स्मार्ट सिटी में जो लोगों को मिलना था वो नहीं मिला, जिससे लोग कहते कि हाँ देहरादून स्मार्ट सिटी बनते हुए नजर आ रही। यहाँ पे मोहल्लों में अगर गैस के कनेक्शन घर घर में लगे होते, जो इन्होंने स्मार्ट सिटी का एक प्रमुख भाग है कि हर घर में गैस पाइप जाएगी, सारी बिजली जो व्यवस्था है वो अंडरग्राउंड होगी, ये कहा गया था। नाली चाक चौबंद होगी सब जगह, और कॉलोनियों में जो अतिक्रमण किया गया हुआ है जगह जगह, उसको तोड़ा जाएगा। लेकिन ये कुछ ना होते हुए मैं धन्यवाद देता हूं इन्वेस्टर समिट का, जिसने सारे शहर को पोत दिया, सारे शहर की दुकानों में बोर्ड लगा दिए, और जो जमीन में काम होना चाहिए था वो इस अभागे स्मार्ट सिटी को कुछ नहीं मिला। और ये लिस्टें भी कहे वो आउट हो चुकी है स्मार्ट सिटी के नाम पे। अब ये फेल हो चुके हैं इस देहरादून को स्मार्ट सिटी का स्वरूप देने में। ये इनके प्रवक्ता को पता ही नहीं होगा कि अब स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार की दृष्टि पर पैसा था वापिस। और ये लोग आज कुछ भी कोशिश करें
जो बेपटरी हो चुकी है, जो एमडीडीए ने बर्बादी में उत्तराखंड को खड़ा, देहरादून को खड़ा कर दिया है, यहां पे जो माफिया का साम्राज्य चला हुआ है, उस माफिया के आगे आज की प्रदेश की राजनीति बौनी पड़ गई है। जहां कहीं देखो एमडीडीए कंस्ट्रक्शन करा रहा है, कोई नियम कानून सब जूते की नोक में, और जिस तरह से मुख्यमंत्री किसी माफिया के कहने में कि साहब इतनी फुट की रोड में, इतनी फुट में तुम 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला बनवा दो, और पहली नजर वाले 2 मिनट में ले बना, और ऊपर से तरफ एक चौथी मंजिल में जब पहाड़ी लुक का वो बना दो, और लो पहाड़ी लुक का भी बना दे, तेरे को चौथी मंजिल भी मिल गई। मतलब जो सिस्टम एक प्लानिंग से होना था शहर का विकास, और वो नहीं हुआ। जो पहले वाले थे, वो देहरादून का एक जो बहुत बड़ा जो रम्स कहलाता था परेड ग्राउंड, जहां पे कि पूरी वाटर चार्जिंग होती थी पूरी, उसको बर्बाद करके परेड ग्राउंड में पूरा पैसा झोंक के और चले गए। और अब जहां कहीं पानी भराव हो रहा है, कहीं कोई डूब रहा है, वहां पे मुख्यमंत्री की पहली नजर खड़ी हो जा रही है। उसके बाद जनता के धाक के 3 पार, किसको कहें? यहां तो सरकार नाम की चीज ही नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ में सरकार दे दी गई है जिनको अगर वो प्रधान बनते तो एक ग्राम प्रधान बनने के लायक नहीं है। वो लोग आज हमारे भाग्य विधाता बनेंगे, और उनका प्रोडक्ट हमारी महिलाएं कर रही। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। कुलदीप जी हमारे साथ में। कुलदीप जी, तैयारियों की पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है। आज की ही जो तस्वीरें हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो पर जाकर कैप्चर की, वाकई सर बड़ी परेशान कर देने वाली है। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति से न सिर्फ प्रदेश की सरकार बल्कि प्रदेश के आम लोग भी वाकिफ है, और बाहरी लोग भी जानते हैं कि उत्तराखंड में कुछ चीजें हैं जो बड़ी स्वाभाविक है। लेकिन क्या सड़कें टूटी पड़ी रहेंगी स्मार्ट सिटी के नाम पर? एक ही सड़क को 4 बार आप तोड़फोड़ कर डालेंगे और वो वैसी की वैसी पड़ी रहेंगी, उसके बाद ठीक नहीं की जाएंगी। कांवड़ यात्रा में दावे आपने कर दिए कि हमने कांवड़ियों के लिए बहुत विशेष इंतजाम किए हैं। एक तरफ आप तुरंत आगे रहते हैं, उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट का मुद्दा उठा, उत्तराखंड में भी समर्थन मिल गया, लेकिन सर सड़कों का ये बुरा हाल क्यों है? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप, और कहां पर ये जो विकास के अधूरे काम पड़े रह जाते हैं, जो वाकई में इतने हद तक खराब हो जाते हैं कि उनको फिर से ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़ता है? इनके पीछे कौन जिम्मेदार है, किसकी लापरवाही है? देखिए गरिमा, आप तो सिर्फ विजुअल देख रहे हैं। हम लोग जितने लोग यहाँ पैनल में हैं देहरादून से, हम लोग तो इसको जी रहे हैं। बिल्कुल। कमलेश रमन जी भी जानती हैं, जो भाजपा प्रवक्ता हैं, कि वो अपने घर से भाजपा कार्यालय कैसे पहुंची होंगी, है ना। तो हम लोग तो उसको जी रहे हैं। और ये बात अभी बहुत कमलेश रमन जी ने कहा कि हाँ, मुख्यमंत्री की पैनी नजर है। बिल्कुल पैनी नजर है। उनके पास अब कोई उपचार भी नहीं, दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है कि वो घटनाओं पर अब पैनी नजर रख सकें उसके अलावा। क्योंकि अगर यही पैनी नजर उन्होंने अपने अधिकारियों पर रखी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता उनको, ना ही उनको और ना ही राज्य की जनता को ये दिन देखना पड़ता। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि देखिए गरिमा, हमने स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर के लगभग हम 2-2.5 साल से लगातार, और आपने तो इसको, आपके के चैनल ने तो इसको लगातार बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया है इस मुद्दे को। कई बार हमने इसमें बहस की, कई बार चर्चाएं की। अब तो ऐसा लग रहा है कि हम भी थक गए। लेकिन जो सिस्टम के भ्रष्टाचारी हैं वो नहीं थके। तो इतना हौसला कहां से लेकर के आते हैं, ये कभी कभी बड़ा आश्चर्य मुझे होता है। मैं आपको एक बड़े हास्यास्पद बात बताऊं कि मेरा जो निवास स्थान है उसकी जो मुख्य रोड है वो स्मार्ट सिटी के कार्यालय के सामने से होकर गुजरती है। और मजेदार बात यह है कि स्मार्ट सिटी के कार्यालय के सामने जो एक तरीके से नाली है, जो ड्रेनेज है, वो हमेशा पानी भरे में जल भराव रहता है। ठीक है। पिछले साल वो पूरी नाली तोड़ करके नई नाली बनाई गई थी, उसके बावजूद भी इस बार हाल जो है उसका वैसे का वैसे ही है। ठीक। तो ये तो क्या कहें, आंगन में हाल है उनका। ठीक है। चिराग तले अंधेरा वाली बात है, तो पूरे शहर का क्या हाल होगा। दूसरी बात यह है कि ठीक है, कमलेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई इस शहर में पानी नहीं रुकता है। वो हम में से सबसे पुरानी वो शायद इस शहर की रहने वाली हैं, क्योंकि बाकी लोग तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से देहरादून आए, लेकिन वो क्योंकि देहरादून की पुरानी वासी हैं, तो अब वो ये बेहतर उन्होंने अच्छी बात कही। तो सवाल ये उठता है कि बदला क्या फिर, क्योंकि पानी तो पहले भी निकल जाता था जब स्मार्ट सिटी नहीं था, और पानी आज भी निकल जा रहा है। तो फिर बदला क्या, इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, इतनी बड़ी योजना लगाने के बाद शहर में बदला क्या?
आज जिस प्रकार का माहौल देखने को मिलता है, जिस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है, इसका खामियाजा राजनीतिक दलों को ही भुगतना पड़े, क्योंकि जवाबदेही जनता के प्रति उन्हीं की होती है। ठीक, लेकिन समस्या क्या है कि हमारे राजनीतिक दल इस बात को नहीं समझ रहे। यहाँ पर अभी भाजपा प्रवक्ता ने जिस प्रकार से चीजों को लेकर के अपनी सरकार का बचाव किया, वो ये भूल गई कि वो सरकार का बचाव नहीं कर रही हैं, वो उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों का बचाव कर रही हैं जो इन तमाम सारी चीजों के पीछे हैं, और सरकार की ओट में वो अपना ये भ्रष्टाचार का जो उनका एक तरीके से धंधा चल रहा है यहाँ पे राज्य में, वो बड़ी प्रमुखता से चला रहे हैं। ठीक है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ भ्रष्टाचार का, क्योंकि हम प्रदेश के सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने जिस प्रकार से विजिलेंस को आदेश दे रखे हैं भ्रष्टाचारियों पे, और जिस तरीके से हर महीने कोई ना कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जा रहा है, ठीक है ना, तो भ्रष्टाचार भी यही हो रहा है, भ्रष्टाचारी भी यही पकड़ा जा रहा है, पकड़ने वाली एजेंसी भी उत्तराखंड की है, सब कुछ यहीं का है। ठीक है ना, उसके बावजूद भी हाल ये है कि हम व्यवस्थाओं को लेकर के, सरकार चीजों को लेकर के समझ नहीं पा रहे। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है, कांग्रेस प्रवक्ता ने बहुत सही चीजें उठाई राज्यों को लेकर के। देखिए, क्योंकि अब 7 साल उत्तराखंड के सरकार सत्ता में भाजपा को हो गए, तो कम से कम 70% सवाल तो भाजपा की सत्ता से पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि अभी 30% हम उनको कांग्रेस की तरफ से लिबर्टी दे सकते हैं, ठीक है ना, विपक्ष की लिबर्टी दे सकते हैं, कांग्रेस की लिबर्टी नहीं दे सकता मैं। कब तक उन चीजों को गिनाते रहेंगे ना, क्योंकि हर बार ये कहकर पल्ला झाड़ा जाता है। अब मुझे लगता है डबल इंजन की सरकार आप हैं, सब कुछ आपके साथ में है, लंबे वक्त से आप हैं, तो फिर तो आपका पलड़ा भारी और आपसे ही उम्मीदें हैं। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे, वापस अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, जल्द लौटता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर चौपट पड़ी सड़कों की। जी हां, क्योंकि एक तरफ सावन का महीना शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु और दर्शनार्थी उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो वाकई परेशान कर रही हैं। उनके सामने भी कई दिक्कतें लेकर आ रही हैं। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। कमलेश रमन जी हैं, शिवपाल सिंह बिष्ट जी हैं, पीसी थपलियाल जी हैं और कुलदीप राणा जी हैं। कमलेश जी, सबकी बातें आपने सुनी होंगी। देखिए, कुलदीप जी ने बहुत अहम बातें कही कि आप जो विरोध यहाँ पर कर रही हैं ना, वो उन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए भी ठीक है, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी जो है वो अपना काम ऐसे ही करते रहेंगे और आप यहाँ पर बैठकर उनका बचाव करती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा नहीं है कि इन सड़कों से बीजेपी कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस वालों या यूकेडी वालों को गुजरना पड़ता है, ये सिर्फ कुलदीप जी गुजरेंगे। इन्हीं सड़कों से आपको भी, आपके परिवार को भी गुजरना पड़ेगा। इन्हीं सड़कों से कोई आपका परिचित व्यक्ति भी आएगा ना तो गुजर कर जाएगा। ये रास्ते सबके लिए हैं, तो कम से कम प्रदेश हित में, खुद के हित में, जनहित में तो इस तरीके की चीजों को उठाना चाहिए ना। और क्या वजह है कि ऐसा तो नहीं भौगोलिक परिस्थितियों की मैं पहले भी बात कर रही थी, कुछ नया हो गया, अचानक से एकदम से बारिश आ गई। क्यों आखिर अधिकारी जो भ्रष्ट है उन पर सरकार के लोग डंडा नहीं चलाते? क्यों आखिर इन भ्रष्ट अधिकारियों को बचाव उनका किया जाता रहता है? क्योंकि अगर ना किया जाए तो कहीं ना कहीं आज इस मुद्दे पर हम चर्चा ना करें। सोचिए कितनी बड़ी संख्या में उत्तराखंड में 4 धाम है सबसे पहले तो, और सावन के महीने में केदारनाथ मंदिर में ही कितने सारे लोग पहुंच रहे हैं, रिकॉर्ड टूट रहा है। अब ये लोग क्या हवा में उड़कर थोड़ी जा रहे हैं, जमीन से ही जा रहे हैं, और जमीन की ये स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल गरिमा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और कुलदीप भाई ने भी बहुत अच्छी बात कही कि बदलाव क्या हुआ। कुलदीप जी ने कहा कि बदलाव क्या हुआ, पानी तो पहले भी भरता था और पहले भी निकल जाता था, लेकिन पहले मैं कुलदीप भाई को बताना चाहती हूँ, कुलदीप भाई को भी पता होगा, हमारे सभी बैठे हैं पैनलिस्ट, सभी को मालूम होगा कि पहले कम से कम अगर बरसात आती थी और पानी भरता था खड्डों में तो 2-2 दिन तक यहाँ पे सड़कें जो है जाम में रहती थी और खड्डों में जो है पानी भरा रहता था, निकलता नहीं था। लेकिन आज कम से कम जो मैं बदलाव की बात जो कुलदीप जी ने कही कि क्या बदलाव हुआ, बदलाव ये हुआ स्मार्ट सिटी जब बनी तो इसमें जो पानी ठहरता था 2-2 दिन तक, आज वो आधा घंटा भी पानी नहीं ठहरता। पहली बात तो ये है जो मैंने की बात का जवाब दिया। आधा घंटा भी शहर के अंदर अगर आप अभी अपने पत्रकार को भेज के देखेंगी ना गरिमा जी, तो आप देखेंगे कि सड़क में पानी इस वक्त 1 घंटा हो गया बारिश को रुके हुए कम से कम, और पानी नहीं दिखेगा आपको सड़कों पर। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि जो भ्रष्टाचारी हैं
उनको हम लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर जेल में जाने का काम हुआ है तो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में लोगों को जो पारदर्शिता से काम करने का जो तरीका है, ठीक है देखिए, ये इसको कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, और इसको कहते हैं खुद का गुणगान करना। आपको कुछ कहना था तो ये कहती कि हाँ भाई सबसे ज्यादा जो सड़कें बनी है वो हमारे उसमें बनी है। मैं बता रही हूँ, उसके बाद अगर उसके बावजूद भी अगर हमारे जो अधिकारी हैं वो लापरवाही करते हैं या सड़क को बनाने में कोताही बरतते हैं, टेंडरिंग में कोताही बरतते हैं या भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं, तो उन्हीं की जो सैलरी है, उन्हीं का जो पैसा है, उसी से विभाग वसूली भी करता है कि आपने जो गलत किया है उसका खामियाजा भी आप ही भुगतेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है। दूसरा, अभी शिषपाल जी ने कहा था, शिषपाल जी कह रहे थे कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, आप बंजारा वाला जाके देख लीजिए, कार की देख लीजिए, वहां देख लीजिए, इधर देख लीजिए। क्या जब कांग्रेस की सरकार थी, क्या इन्होंने तब उस वक्त शहर के अंदर कारपेट बिछा रखा था जो पानी नहीं ठहरता था कहीं? क्या इन्होंने इतनी बड़ी बड़े नाले बनाए हुए थे जो पानी नहीं ठहरता था कहीं? कम से कम आज देखिए, जो कि जो बारिश है वो तो कुदरत की देन है, और वो कितनी तेज बारिश बरसती है, कितने mm बारिश बरसती है, इस पर निर्भर करता है कि पानी कितनी देर कहां पर चलेगा। लेकिन कोशिश विभागों की ये रहनी चाहिए, जो हमारा आपदा प्रबंधन सिस्टम है उसकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि किसी भी जनमानस को कहीं पर भी अगर दिक्कत परेशानी है तो उसके लिए वो त्वरित से जाकर के उसकी मदद करने का काम करे। अभी थपलियाल जी ने भी एक सवाल उठाया कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी स्मार्ट सिटी है, उसके तहत हमने क्या किया, भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन मैं एक बात थपलियाल जी से पूछना चाहती हूँ कि कचहरी के सामने इनका ऑफिस है यूकेडी का। आपने आज से अगर आप 5-6 साल पहले भी देखेंगे या 7 साल पहले, 10 साल पहले की अगर स्थिति आप थपलियाल जी से पूछेंगे तो वहां पर खड्डे हुआ करते थे, क्योंकि वहां पे पुराना बस अड्डा था पहले, वहां पानी इस गति से भरता था कि इनके कार्यालय में भी पानी घुसता था। आज क्या थपलियाल जी के कार्यालय में पानी घुसता है? क्या आज थपलियाल जी की जो सड़क है ऑफिस के सामने, क्या उसके सामने खड्डा है? क्या वहां पानी बह रहा है? क्या वहां पर थपलियाल जी जा नहीं पा रहे? हाँ, ये बात जरूर है कि जो हमारे कुछ अन्य जो क्षेत्र हैं जहां पर ड्रेनेज सिस्टम की आज भी वाकई दिक्कत है, उसको सुधार करने का काम विभाग को वाकई ही करना चाहिए। और विभाग को इसीलिए ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी कोताही ना हो। आप तहसील के पास चले जाएं, आप हमारा जो पलटन बाजार है, जहां पर जब दुकानों में पानी भरता था, अभी शिषपाल भाई ने कहा कि जो हम पलटन बाजार में जब घुसते थे कि स्मार्ट सिटी से आपने क्या किया, पलटन बाजार में जब हम पहले घुसते थे गरिमा जी, तो वहां पर दुकानों के अंदर 2 से 3-3 फीट पानी रहता था, और उनका जो कपड़े, सामान, जितना भी उनका बेचने का सामान होता था, सारा पानी में बह जाता था और लगभग गीला हो जाता था। कम से कम आज उनकी दुकानें इस हिसाब से हैं कि वहां पर उनकी दुकानों के अंदर पानी नहीं जा रहा। हाँ, जो पुरानी दुकान जो कभी उन्होंने ऊपर नहीं किया होगा या कोई उन्होंने मरम्मत नहीं कराई होगी या कोई बात होगी, तो किसी एक की दुकान में जरूर जा रहा होगा। मैं इतना भी नहीं कहती कि बिल्कुल 100% नहीं जा रहा होगा, ठीक है, पर फिर भी 99% आज आप पलटन बाजार में जाइए, एक जगह कहीं आपको पानी खड़ा नजर नहीं आएगा, सीधा आगे चलता हुआ बहता हुआ नजर आएगा। और क्योंकि देखिए ये हमारा पुराना उत्तराखंड है, तो यहाँ कांग्रेस की सरकार भी रही, तो क्या वो भी बताएं कि उन्होंने क्या सड़कों का उस समय ठीक है सर, लेकिन उनको गए बड़े दिन हो गए ना, तो इसलिए हम उनसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं। और बहुत लंबे वक्त से आप हैं, तो सवाल तो आपसे ही पूछना पड़ेगा। और ठीक है, अभी कुलदीप जी भी कह रहे थे कि 70% जवाबदेही आपकी तो कम से कम हो ही जाती है, और मुझे लगता है 100 में से 70 बहुत है, आपके पास जवाब होने चाहिए। और आप जो कह रही हैं ना मैडम, असल में सच्चाई इतनी आसान नजर नहीं आई। हमने अपने इस चर्चा से पहले एक रिपोर्ट दिखाई थी टीवी पर, आप उस रिपोर्ट को ध्यान से देखेंगे ना, तो उसमें आपको इतनी तस्वीरें अलग अलग जगहों की दिखाई देंगी जो देखकर आपको भी लगेगा कि वाकई में सड़कें जो हैं वो बदहाल, मतलब उनकी व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, वो इसी अवस्था में नजर आ रही हैं। तो वो चीजें बहुत अहम हो जाती है। कुलदीप जी, अभी आपने सुना कमलेश जी ने कहा कि जो बदलाव है वो हुआ है, उस पर मुझे हंसी आई। मुझे लगा कि शायद सिर्फ मुझे ही हंसी आई, लेकिन मैंने आपको भी मुस्कुराते हुए देखा कि ये जो बदलाव है वाकई में आपको लग रहा है कि बदलाव जैसी कोई स्थिति हुई। आप ही का सवाल था बदलाव वाला जिस पर कमलेश जी बोल रही थी। देखिए, अब कमलेश जी तो अपने सरकार का बचाव करेंगी अच्छी बात भी है। नहीं, बचाव नहीं, जो सही है वही फैक्ट बताएंगे। अरे मैम, ऐसा कहाँ संभव हो पाता है? पलटन बाजार चले जाइए आप, ठीक है। और जो आपने कहा कि किसी दुकानदार ने अपनी दुकान में काम नहीं करवाया होगा इसलिए, ठीक है, तो वहां पानी आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं। मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ कि जब ये स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था तो उसमें उस बीच लॉकडाउन हो गया था देहरादून में, ठीक है, और उसके बाद उसके बीच भी ये काम शुरू हो रहा था। उस समय यहाँ पे डीएम आशीष श्रीवास्तव हुआ करते थे और सीईओ भी वही थे। हालांकि कई सवाल जो हैं
वो जो हम यहाँ पे बहस कर रहे हैं उसमें इनमें से अधिकांश सवालों के जवाब जो है वो आशीष श्रीवास्तव से लिए जाने चाहिए, जो तत्कालीन सीईओ भी रहे हैं स्मार्ट सिटी के और तत्कालीन डीएम भी थे, क्योंकि इन्हीं के दौरान में सबसे ज्यादा टेंडरिंग हुई थी, सबसे ज्यादा टेंडर इन्हीं के दौरान हुए थे, सारे ठेके आवंटन से लेकर के कार्यों की शुरुआत भी इन्हीं के दौरान हुई। ठीक है, लेकिन देखिए मैं आपको मजेदार बात बताऊं, नाली बन रही थी शिषपाल जी, नाली बन रही थी और पलटन बाजार में आपने देखा होगा कि जहां पर एक शॉप है जिसमें पेन काफी मात्रा में, सरदार जी की एक शॉप है जिसमें पेन काफी मात्रा में रखी जाती हैं, वो पेनों के लिए वो दुकान बड़ी फेमस है। उनकी दुकान के आगे नाली के बीचों बीच में एक बिजली का पोल था। तो मैंने मिस्त्री से पूछा कि मैंने कहा भाई ये नाली तुमने बना दी है तो ये पोल कैसे हटेगा, नाली के बीचों बीच ये पोल है। तो उसने कहा कि साहब ये तो ठेकेदार जाने और ये तो मालिक जाने कि भाई वो पोल कैसे हटेगा। ठीक है, और मेरे पास उसके विजुअल हैं वैसे भी, अभी मैंने रखे थे उसमें फोटो वगैरह की। ऐसे पूरे रास्ते का हाल यही था। वहीं नीचे थोड़ा सा आगे जब हम कोतवाली की तरफ पहुंचते हैं तो आलम ये है कि सरकार को इन्होंने दिखाने के लिए नालियां तो बना दी, लेकिन नालियां पूरी तरीके से नहीं बनाई। कई जगह नालियां बंद हैं, चौक नहीं है, नालियां बंद हैं। ठीक है, ठीक है, ये स्थिति तो यहां पर है। दूसरी चीज ये है कि देखिए आपने कहा कि 15 मिनट में पानी चला जाता है, अच्छी बात है, शहर का पहाड़ी परिक्षेत्र है, ज्यादा पानी नहीं रुकता है, या तो नदियों में ज्यादा पानी नहीं रुकता, लेकिन किसी की दुकान को बर्बाद करने के लिए ना 5 सेकंड भी बहुत होते हैं। 5 सेकंड अगर किसी की दुकान में पानी चला गया ना, उसका सारा व्यापार खत्म हो जाएगा। ठीक है, कितना रेवेन्यू हमें अपने पलटन बाजार से या अपने दुकानदार व्यापारी भाइयों से मिलता है। ठीक, तीसरी चीज ये कि आपने कहा कि यहाँ बारिश होती है, सारी चीजें हैं और हमने इतना अच्छा कर दिया, तो क्या हम दून वासियों को, राज्यवासियों को क्या इन्हीं चीजों से इतने में ही संतोष करना होगा? जब डीपीआर बनती है, जब बजट आवंटन होता है तो वो तो पूरा 100% होता है। तो जब बजट 100% आ रहा है तो कार्यों की जो गुणवत्ता है वो 40-50% क्यों है, वो 100% क्यों नहीं? ठीक, कितने मंत्री हमारे इस बरसात में बाहर आकर के निसंदेह। इसमें मैं एक बात यहाँ जरूर कहूंगा कि देहरादून की जो डीएम है महिला अधिकारी हैं, लेकिन मैंने किसी अधिकारी को इतना शहर में भ्रमण करते हुए, इतना फील्ड सर्वे करते हुए नहीं देखा। मुझे भी यहाँ पे कम से कम 15-16 साल देहरादून में हो गए हैं पत्रकारिता करते हुए। पुरुष अधिकारी भी बरसात में तो छोड़िए, मतलब वो सामान्य मौसम में भी बाहर नहीं जाते थे, लेकिन कम से कम इतना है कि देहरादून की जो डीएम है सोनिका, ये फील्ड पर होती है, चाहे बरसात हो गर्मी हो, ये फील्ड पर जाती है, ये अच्छी बात है। लेकिन समस्या क्या है कि अभी नालियों की सफाई भी, कितनी नालियों की सफाई, कहाँ की नालियों की सफाई? ठीक है, सारी नालियां कवर कर दी गई हैं। यहीं देहरादून में जो आर्मी का सब एरिया है यहाँ पे कैंटोनमेंट का, वहां आप देखिए कि ड्रेनेज की व्यवस्था कैसे होती। जहां जितना ज्यादा मात्रा में पानी आता था वहां उतनी गहरी नालियां बनाई गई, ऊपर से उनको कवर किया गया, लेकिन उनके पानी की निकासी के लिए। और वहां आप कह रहे हैं ना कि 15 मिनट, वहां तो 5 सेकंड ही पानी नहीं रुकता है, क्योंकि हम उन रास्तों से गुजरते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो ये तो देखिए प्लानिंग करने की जरूरत है कि जिन अधिकारियों के, जिन मंत्रियों के ने वो प्लान बनाया है, जो इंजीनियर वहां बैठ के प्लान बना रहे हैं, ठीक है, फिर तो उत्तराखंड में और बिहार की स्थितियों में क्या फर्क रह जाएगा? वहां भी धड़ाधड़ पुल गिर रहे हैं, बस ये है कि वहां पुल गिर रहे हैं, हमारे यहाँ नालियां भर रही हैं, सड़कें भर रही हैं, है ना। अब सरकार को एक नई योजना चलानी चाहिए कि नाव वगैरह का भी कुछ सब्सिडी वगैरह करे, तो बरसात में हम भी नाव का आनंद लें, ऑफिस आए कैकिंग करते हुए यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया तंज आपने कसा है। शिषपाल जी, क्या लग रहा है, अब नाव से ही चलना पड़ेगा? निश्चित तौर पर नाव से चलने के अलावा ऑप्शन ही नहीं है शहर के लोगों के पास। और भाजपा की प्रवक्ता नहीं करना चाहती है। अभी ये कह रही थी, पलटन बाजार के उदाहरण दे रही थी, पलटन बाजार की छोड़िए, नगर निगम देहरादून के प्रांगण की तस्वीरें अखबारों में बड़े बड़े फोटो के साथ छपी कि वहां जल भराव की इतनी दिक्कत थी कि एमएनए खुद परेशान थे कि ये क्या हो रहा है शहर में। तो आप बाकी शहर की स्थिति का अंदाजा लगा सकती हैं। और अभी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कमलेश जी को, और आपको भी गरिमा जी अपनी टीम भेजिए, मैं दिखाता हूँ वार्डों में, गलियों में जल भराव की क्या स्थिति है। ये कह रही 15 मिनट में वहां सप्ताह भर तक पानी नहीं निकल रहा है। और जो प्राकृतिक सिस्टम था यहाँ जल निकासी का, वो स्मार्ट सिटी के कामों ने जो है इतने बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है, क्योंकि जगह जगह खुदान हो रखा है, काम पूरे नहीं हो रहे। आराघर चौक पे ही नालियां देख ली, जगह जगह से चौक हुई पड़ी है। और मैं डेली आते जाते देखता हूँ कि भाई इस शहर के बीच में तो कम
कम से कम आपको युद्ध स्तर पे काम पूरे कर देने चाहिए थे। लेकिन जो विभागीय भ्रष्टाचार है उसकी बात कांग्रेस ने तो लगातार की है, लेकिन भाजपा के जो धर्मपुर के विधायक हैं, जो राजपुर के विधायक हैं, वो भी सरकार को कई बार पत्र लिख चुके हैं कि यहाँ काम ही नहीं हो रहे जैसे काम होने चाहिए थे। जो डीपीआर थी स्मार्ट सिटी की उसमें हिसाब से काम नहीं हुआ है, तो इनके धर्मपुर के विधायक ने कहा, मेयर ने भी कहा इसमें भ्रष्टाचार है। फिर किसका इंतजार कर रहे हैं प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करने के लिए? अगर अब तक कार्यदायी संस्था पे गाज गिर गई होती, निर्माण एजेंसियों पे गाज गिर गई होती, भ्रष्ट अधिकारी नप गए होते तो कार्य दुरुस्त हो गया होता। लेकिन भ्रष्टाचार को किसका संरक्षण है ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण लोगों को परेशानी हो रही है, और अगर आप सच को स्वीकार ना करें तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो तस्वीरें राजधानी देहरादून के हर कोने से आ रही है वो तो बड़ी डरावनी वाली है, और ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसी भाजपा की प्रवक्ता बता रही है। मैं आपको नगर निगम के प्रांगण का खुद जो है उदाहरण दिया है, और ये तो बीचों बीच है शहर की, तो किसी कोने में भी नहीं है। आप आईसीबीटी चले जाइए, और जहां आप इसकी कह रही थी अभी विधानसभा से पहले की वहां पर जो है 2-2 दिन तक पानी जमा रहता था, आज भी वहां स्थिति जस की तस है। डेली अखबारों में छप रहा है, अगर आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप अखबार में कमलेश जी मैं फोटो भेज दूंगा, वीडियो भी भेज दूंगा, आप देख लेना। जहां पर जमा हो रहा है वहां पर क्यों हो रहा है ये भी तो बड़ा सवाल है ना। कहीं पर ठीक भी हुआ तो कम से कम इतनी तस्वीरें हैं कि उन तस्वीरों में कम से कम ये तस्वीरें क्यों निकल कर सामने। मुख्य मार्गों में आप देखिए किस तरीके से हमारी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं। यहाँ से किसी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और जिस तरीके से प्रॉपर तरीके से गुणवत्ता से काम होने चाहिए थे, समय पे होने चाहिए थे, वो अगर होते तो ये परेशानी ना होती। हमने तो वो समय भी सीधा मतलब है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो आपने दावे किए, जो बयानबाजी कमलेश जी देखिए, आपने वो समय देखा इसीलिए आज वो बाहर है सत्ता से, ठीक है। आपने वो समय देखा, प्रदेश की जनता ने वो समय देखा, इसीलिए तो वो बाहर है ना। लेकिन अब दोबारा आप ये समय आम जनता को क्यों दिखा रही हैं? आपने देखा तो इस बात का बदला, या कांग्रेस ने किया तो आपको ये करने का लाइसेंस मिल गया? ये तर्क नहीं होता है कि इन्होंने तो ऐसा किया था, इनके समय पे तो 10 सड़कें खराब थी, हमारे में तो सिर्फ 5 हैं। कि नहीं भरा है, आप चले और देखें विधानसभा के सामने। नहीं सर, हमने तस्वीरें हम तस्वीरें मैम दिखा रहे हैं ना। बिल्कुल दिखाता हूँ, तो पूरे प्रदेश की जनता इस बात को देखती है। अभी आ रहे हैं, देखो तो इसलिए अगर झूठ बोलकर आरोप लगा करके टीवी पे मैं नहीं बोला भाई, अखबारों में जो तस्वीरें छपी है, टीवी चैनलों पे जो जन भराव की और देखिए वीडियो आ रहे हैं, वो क्या झूठ आ रहा है? मतलब हम पानी भर रहे हैं पंप लगा करके, और तब जाकर के जन भराव की तस्वीर आ रही है। क्या बोलना चाहिए भाजपा की? ठीक है, देखिए आपस में बहस नहीं करनी है, आपस में बहस नहीं करनी है शिषपाल जी और कमलेश जी आपस में बहस नहीं करनी है। ये आरोप सिर्फ शिषपाल जी नहीं लगा रहे कि कांग्रेस पार्टी के हैं तो उन्होंने आप पर बड़े सारे आरोप लगा दिए। कोई पॉलिटिकल मुद्दा भी नहीं है, ये तो प्रदेश के विकास का मुद्दा है। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर सड़क खराब होगी तो इसी सड़क से आपको भी गाड़ी चलाकर जाना है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग सड़क बन रही है। तो ये सोचकर काम कीजिए, ठीक है। सरकार नहीं चलेगी, इसमें विपक्ष नहीं, इसमें तमाम जनमानस चलेगा। तो मुझे बिल्कुल, लेकिन जवाब आप उस तरीके के नहीं दे रही ना। आप शिषपाल जी से जैसे अभी आप काउंटर कर रही हैं, शिषपाल जी कोई अपने घर की सड़क के लिए तो नहीं कह रहे ना। नहीं, तो एक आम सड़क की बात हो रही है। सिर्फ ये जवाब दिया, उन्होंने कहा विधानसभा के सामने आज भी पानी भरा, तो मैंने कहा चल के देख लीजिए डिबेट के बाद। कुलदीप जी कुछ कह रहे हैं, उनको जोड़ते जाते हैं, उनको सुनते जाते हैं। कुलदीप जी ठीक है, अभी आपस में बात नहीं, डिबेट आपस में नहीं है। प्लीज शिषपाल जी और कमलेश जी आपस में ही चर्चा नहीं करनी, और मेहमान भी हैं। कुलदीप जी बोलिए। कुलदीप जी आपकी आवाज नहीं मिल रही है जी। देखिए उत्तराखंड में जो वस्तु स्थिति है मैं आपको बताऊं, एक छोटा उदाहरण देखिए। राजधानी जो है वो पूरा प्रदेश का आईना होता है। अब राजधानी को देख करके, वहां की व्यवस्थाओं को देख करके आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश का क्या हाल होगा, प्रदेश की व्यवस्थाएं कैसे होगी। राजधानी जहां गवर्नर बैठते हैं, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां पूरा मंत्रिमंडल बैठता है, पूरा शासन तंत्र बैठता है, चीफ सेक्रेटरी वहां बैठते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ तो आलम और भी अलग है कि कमिश्नर भी यहीं बैठते हैं जिनको पहाड़ बैठना होता है, ठीक है। उसके बाद देहरादून का आलम यह है कि यहाँ पर देहरादून में देखिए डीएम है, एमडीडीए है, नगर निगम है, स्मार्ट सिटी है, ठीक है। इतनी एजेंसी ये शहरी क्षेत्र में है, ठीक। उसके बावजूद आलम यहाँ ये रहता है कि कभी आप सचिवालय के सामने चले जाइए तो ठीक सचिवालय के सामने यहाँ पे पुलिस मुख्यालय के बगल में ही इतना बड़ा डस्टबिन वहां रखा हुआ है, और उससे कूड़ा जो है वो बाहर छलक रहा होता है।
ठीक है ना, और वो अपनी कूड़ा जो है अपनी खूबसूरती बिखेर रहा होता है। ठीक, वो बिल्कुल गेट के पास है, सचिवालय के गेट के पास है, जहां से एसीएस रैंक के अधिकारी कहाँ ले जाए कुलदीप जी, ये भी बता दीजिए उस डस्टबिन को। ठीक है ना, ठीक है। अब बाकी सवाल कहाँ तो ले जाए ये भी बता दीजिए कि कहाँ ले जाना है, ये बता दीजिए। आपने नहीं, मैं अब देखिए आपने तो बाकी सारे सवालों की मर्यादा ही अब सब कुछ सरकार को बताया जाएगा क्या? अब सवालों को अब क्या कहें, सवाल ही खत्म हो गए। नहीं तो पूरा सड़कों में कुलदीप जी आप जल्दी से बात को पूरा कीजिए, थपलियाल साहब के पास जाएंगे। कुलदीप जी, कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था ही नहीं है। आपने अभी देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, कमलेश जी ने एक बात कही कि डस्टबिन कहाँ लगाएं। मैं आपसे गरिमा जी एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल से कि किसी दिन सिर्फ इस बात पर बहस की जाए, डिबेट रखें आप लोग कि देहरादून में कितने अंडरग्राउंड डस्टबिन का प्लान नगर निगम को दिया गया। बिल्कुल, किसी दिन इसी पर डिबेट रखी जाए, ठीक है ना, अंडरग्राउंड डस्टबिन को लेकर के, और कितने डस्टबिन लगे हैं, कितने नए मॉडिफाइड डस्टबिन आए हैं, ठीक है, इस पर जरूर डिबेट रखिएगा। मैं सिर्फ एक बात दे रहा हूं, एक उदाहरण रख रहा हूं कि जब सचिवालय के सामने ये आलम है, सचिवालय के भीतर आप जाएंगे तो जो मुख्यमंत्री की बिल्डिंग है जिसमें मुख्यमंत्री का सचिवालय है, ठीक उसके पीछे कैंपस में ही उसके पीछे सारा कूड़ा बिखरा रहता है, दुर्गंध आती है वहां पे। ठीक, ये तो तब हाल है जब अब मैं सचिवालय के भीतर की बात कर रहा हूं। तो स्वाभाविक सी बात है कि बिल्कुल, और जिले में, राजधानी में पानी होगा और पहाड़ों में हमारे जब कैमरामैन जब पहुंचे तो हमने भी देखा कि तस्वीरें वाकई जो निकल कर सामने बहुत परेशान करने वाली। और सोचिए कि इस वक्त पर जब आप कहते हैं कि उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहां पर टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में आते हैं, और सबसे बड़ी बात वर्तमान में 4 धाम यात्रा चल रही है, गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में भी बहुत सारी बड़ी संख्या में जो तीर्थयात्रियों के साथ साथ जो टूरिस्ट ये आते हैं। आप सोचिए इस वक्त कितनी बड़ी संख्या में देश भर से लोग उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, और क्या छवि उत्तराखंड की लेकर जाएंगे, क्या बताएंगे जब वो वापस अपने राज्य जाएंगे उत्तराखंड के बारे में, ये बड़ी बात है। ठीक है थपलियाल साहब, डस्टबिन को लेकर बहुत अहम बात वैसे निकली है कि देखिए डस्टबिन कहां लगाएं, ये खुद सत्ता पक्ष के प्रवक्ता पूछ रही हैं। देखिए, सत्ता पक्ष हमेशा जब कभी भी हम कोई समस्या उठाते हैं तो ये प्रूफ मांगते हैं, और प्रूफ ऐसा मांगते हैं कि ये शंकराचार्य को भी नहीं छोड़ते। मालूम नहीं, जब शंकराचार्य अगर ये बोलते हैं कि केदारनाथ का 228 किलो सोना कहाँ गया, तो वो बोलते हैं प्रूफ दो। जब हम बोलते हैं आरोप लगाएंगे तो प्रूफ भी तो चाहिए होंगे थपलियाल जी। अरे मैडम, फिर पुलिस काय को रखी हुई है आपने? अगर हम आप आरोप लगा रहे हैं तो आप सिद्ध करेंगे ना। अरे हम लगाया तो आप मैडम, आप कमलेश जी प्लीज बीच में नहीं, उनको बोलने दीजिए, वो काफी देर बाद में उनके पास आए। ये है सरकार का पौनापन। ठीक है, बोलिए थपलियाल साहब, बोलिए कि जब तुम बोर्ड सवाल खड़ा कर रहे हो तो उसका निराकरण बताओ। फिर ये सरकार क्यों बैठी हुई है हेलीकॉप्टर लेकर राजा बन के हमारे ऊपर? ठीक है, क्यों बैठे हुए शासक राजा बन के हमारे ऊपर? ठीक है थपलियाल साहब आगे बढ़िए। जब ये नहीं मालूम कि मतलब आज आप देखिए कि जो राज्य हमारे साथ बने थे, आज उनकी राजधानियां देखो। ये मतलब अगर गूगल में बैठी हुई है घर में कमलेश जी, और जरा देखना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का स्वरूप क्या है, जरा देखना कि झारखंड की रांची का क्या स्वरूप है। हम अब आगे ऐसे हैं कि आज हम गर्त में पड़ गए हैं इन नेताओं के कारण। ऐसे बहुत नेता हमारे सिर पे आ गए हैं जिनको ये नहीं मालूम कि क्या करना है क्या नहीं करना, केवल पैनी नजर के अलावा कुछ नहीं उनके पास। मतलब स्थिति ये है कि आपका एमडीडीए आतंक भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है, और आप उसका बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब हम शिकायत करते हैं तो आप मांगते हो प्रूफ दो, हमारी दुश्मनी बन जाती है जेई के साथ। वो जेई लड़ने आ जाता है घर में कि तुमने शिकायत की, बता। अरे जब हम हो तुम, आप लोगों की बड़ा भारी व्यवस्था है, एलआईयू है, सीआईडी है, पुलिस है, अब तुम हमसे पूछते हो कि प्रूफ दो? तुम्हारे पास डिपार्टमेंट है नगर निगम का, आपने उनको बोल रहे हो तुम बताओ कचरा तुम कहाँ रखे? हमारे सिर पे रख दो, बाकी कहाँ रखे? अगर कहा हुआ है हम पूरे शहर में हम उसकी बात कर रहे हैं कि साहब निकासी है पानी, लेकिन कोई भी शहर की अगर पहचान होती है तो जब आदमी घुसता है तो उसको मालूम पड़ता है कि ये शहर किसी बिजली लोगों द्वारा डेवलप शहर है। जैसे चंडीगढ़ जाते हैं हमें महसूस होता है कि हम चंडीगढ़ में आए हैं। यहाँ पे देखिए बेतरतीब कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आपने कभी सोचा इस बारे में? कभी नहीं सोचा। कभी आप एमडीडे की तरफ गए कि एमडीडे एक सफेद हाथी के रूप में राक्षस पैदा हो रखा है वो देहरादून की छाती पे, जिसने बर्बाद करके रख दिया इस राज्य शहर को, बर्बाद। और कैसे कैसे वो लेते हैं, हम शिकायत करते हैं तो हमारे गले लग जाती है कि कैसे हर फ्लोर पे वो लिया जाता है। लेकिन क्या करें, किसको बताएं?
सारे ऐसे ही हैं पूरा। इसीलिए मैं बोला कि हमारी सरकार माफियों के शिकंजे में फंस चुकी है। ये माफियों के शिकंजे, आपके सांसद को बोलना पड़ा कि भाई वो हमारा हरिद्वार में पूरा खनन हो रहा है अवैध, आपके सांसद ने बोला। ठीक है क्या हुआ? ठीक है, तो मतलब सिस्टम फेल हो चुका है। ठीक है, यानी दिक्कतें बहुत हैं और आप कहना है कि सिस्टम फेल हो चुका है। कुलदीप जी के पास में फिर से एक बार जाऊंगी, आखिरी टिप्पणी आपकी चाहेंगे। कुलदीप जी, क्या लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तराखंड की सरकार, क्योंकि हम देखते हैं ना, जो मुद्दा देश में चल रहा होता है, जो राष्ट्रीय राजनीति में चल रहा होता है, उत्तराखंड की सरकार कभी भी उन मुद्दों पर चूकने से, मतलब ऐसा नहीं कि कोई रह जाएगा, हर चीज में उनका नाम होगा, उनकी ओर से अच्छे एक्शन लिए जाएंगे। और जो पीछे की चीजें निकलती जाती हैं, चाहे वो उत्तराखंड की मूल समस्याएं ले लें या स्मार्ट सिटी पर हमने बहुत सारे डिबेट्स की है, स्थायी राजधानी पर बहुत सारी डिबेट्स की है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, गैरसैंड को लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो उत्तराखंड के पलायन के मुद्दे पर, बिजली के मुद्दे पर, लेकिन ये सिर्फ जब तक चर्चा में रहते हैं, इन पर कुछ होता है विपक्षों की ओर से, सिर्फ तब तक चर्चा में रहे। एक बार चर्चा से बाहर गए, सरकार का ध्यान पूरी तरीके से हट गया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इग्नोरेंस होती रहती है? अनम्यूट कीजिए कुलदीप जी, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, आप केंद्र सरकार को देखिए और राज्य सरकार को देखिए, दोनों जगह भाजपा की सरकार। बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अधिकारियों के जिस तरीके से पेच कसे हुए, सारे अधिकारी फील्ड पर होते हैं। ज्यादा नहीं, आप उत्तराखंड के पड़ोस में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को देखिए, योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के पेच कसे होते हैं। देश में एकमात्र ये, शायद ये पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया है, टर्मिनेट किया है, बर्खास्त कर दिया है नौकरी से। ठीक है, ये पहले मुख्यमंत्री होंगे शायद जिन्होंने सबसे ज्यादा मात्रा में लोगों को वोट दिया। ठीक है, वहीं हम उत्तराखंड में देखते हैं। देखिए, मैं एक बात कभी कभी नहीं समझ पाता हूं, चुनाव नेताओं को लड़ना होता है, जनता को जवाब नेताओं को देना होता है, अधिकारियों को नहीं देना होता है। ठीक है, अगर सरकारें अधिकारियों के जितना ज्यादा पेच कसेंगी उतना ज्यादा वो ग्राउंड पर एक्टिव होंगे, और वो जितना ज्यादा ग्राउंड पर एक्टिव होंगे जनता उतनी सरकार को पसंद करेगी। लेकिन हमारे यहाँ चीजें उल्टी हो रही हैं। हमारे यहाँ चाहे भाजपा की सरकार आए चाहे कांग्रेस की सरकार आए, दोनों सरकारों में अधिकारी इनकी गोद में बैठे होते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि सरकार शासन को चला रहा है या शासन सरकार को चला रहा है। उत्तराखंड में खासतौर पर ये ब्यूरोक्रेसी वाली जो चीजें हैं ये काफी ज्यादा उठती हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, जब तक लगाम नहीं लगाई जाएगी, चाहे वो भ्रष्ट अधिकारी हो या फिर जिस तरीके से विभागों के लोग हों, तब तक कहीं ना कहीं उत्तराखंड की तस्वीर जस की तस बनी रहेगी। और उम्मीद है कि देखिए, हम जो चर्चा कर रहे थे जिस मुद्दे पर कि सड़कें ठीक हों, वो जरूर होगा। कमलेश जी, यही उम्मीद है कि आप अपनी सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो विकास के नाम पर अधूरे पड़े जो काम है उन पर क्या कुछ हो रहा है, ये बड़ी बात है। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।